जैसा कि हमने कल किया था, इससे पहले लेक्चर में फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसको आगे करते हैं। फोर्स के आगे क्या है? फोर्स का जैसे हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए। और ये जो फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे ये बनती कैसे है? F इक्वल्स टू मास, ये एक्सेलेरेशन जो है ये वेक्टर है। और इससे क्या पता चलता है कि द एक्सेलेरेशन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, द एक्सेलेरेशन इन ए बॉडी, दिस शोज दैट acceleration in a body, जो एक्सेलेरेशन है ये करती है हमें, in a body takes place in the direction of applied force। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमारा ये फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल्स टू एम ए, तो इसको आगे इसके कुछ हम ग्राफ्स करते हैं। F इक्वल्स टू एम ए मीन्स हमारे पास जितनी एक्सेलेरेशन होगी उतनी ही फोर्स, या जितनी फोर्स होगी उतनी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी। ये फोर्स है, ये एक्सेलेरेशन है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे सेम मास में, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास एक आ गया ग्राफ। हमारा दूसरा ग्राफ है यहीं से, इसी फॉर्मूला से यहाँ से हम निकाल सकते हैं A इक्वल्स टू F अपॉन M, एक्सेलेरेशन एंड मास का, जो ये A है ये M है। अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलेरेशन, सेम फोर्स अगर दो बॉडीज पे लगाते हैं, एक का मास कम है एक का मास ज़्यादा है, तो जो कम वाली होगी उसमें मास कम एक्सेलेरेशन ज़्यादा, तो इन्वर्स है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह, जो हल्की बॉडी है उसमें कम फोर्स से ज़्यादा एक्सेलेरेशन आएगी, जो भारी है उसमें एक्सेलेरेशन कम आएगी, फोर्स उतनी ही लगेगी। अगर फोर्स सेम है, F है, अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स इस पे लगाएंगे, इसमें ज़्यादा एक्सेलेरेशन आएगी। अगर टेबल पे हम लगाएंगे 10 न्यूटन फोर्स तो एक्सेलेरेशन कम प्रोड्यूस होगी। इस ग्राफ का मतलब ये है। अब एक और ग्राफ है आपकी बुक में दिया हुआ, फोर्स एंड मास का। फोर्स एंड मास का ग्राफ है, वो करते हैं हम। कैसे है वो? जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा फोर्स। ये देखो, वैसे तो हमारे ग्राफ इसी से क्लियर हो रहे हैं कि फोर्स, अगर फोर्स ज़्यादा एक्सेलेरेशन ज़्यादा, अगर मास ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स है और ये मास है, और मास और फोर्स का जो हमारा है रिलेशन है, अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। ये स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो करती है। अगर अपोन में है तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है, देखो दो तरह के प्रोपोर्शन हम फिजिक्स में ये लैंग्वेज यूज करेंगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फॉर्मूले में वो न्यूमरेटर में चीज होती है, वो डायरेक्ट है। जैसे F इक्वल्स टू एम में, तो इसमें क्या होगा? फोर्स, अगर मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, अगर फोर्स ज्यादा एक्सेलेरेशन ज्यादा, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें देखो जो न्यूमरेटर में वो डायरेक्ट है, अगर फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर फोर्स कम है तो एक्सेलेरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जो अपोन में चीज होती है। अब अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन कम है, फोर्स अगर कांस्टेंट रखें तो। एक चीज जो तीसरी चीज है वो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं करना। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है तो अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन कम होगी, अगर मास कम है तो एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा।
ठीक है, ये हमारे 3 ग्राफ हैं हमारी बुक में दिए हुए हैं। और इसके बाद हम करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स होता है द फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं? हमारे पास देखिए हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास f किसके बराबर होता है? m, a की जगह हम लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये a ही है ना हमारा। मैंने कल भी बताया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हमने ये फॉर्मूला बनाया v माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे इसलिए लिया है, मैं बताता हूँ। ऊपर क्या है? फोर्स है, आपकी बुक में दिया हुआ है डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा p, ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये यहाँ t क्यों लेते हैं? हम सपोज कर लेते हैं जब बॉडी ने स्टार्ट किया, हमने कल कैसे किया था कि एक बॉडी है, वो उसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, और वो आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, मास तो m रहेगा, तो उसका मोमेंटम हमने निकाला था। पहला मोमेंटम आया था mu, दूसरा मोमेंटम आया था mu, चेंज इन मोमेंटम आया था mv माइनस mu, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया था mv माइनस mu अपॉन t। अब t में इनिशियल टाइम हमने 0 लिया था, तो हमने यहाँ पे अगर t माइनस 0 कर दें तो ये t आएगा। तो इनिशियल टाइम जब 0 स्टार्ट किया था, तो इसलिए हम इसमें अकेला t लिख देते हैं, t माइनस 0 इक्वल्स टू टी, और चेंज इन टाइम ही है। ठीक है, और इसको अगर हम इस क्वांटिटी को हम लिखते हैं f इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। ये आ गया f इंटू टी। ये जो f इंटू टी क्वांटिटी है, दिस इज नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन आपकी बुक में दिया होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ये प्रोडक्ट क्या है? f इंटू टी। और अब f इंटू टी को ये आगे करते हैं, ये कर लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इम्पल्स। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो इम्पल्स है, इसका कहाँ कहाँ हमें यूज होता है? देखिए, अगर मैं ये यहां से उठाते हैं, चलो ठीक है, ये t इधर चला गया, ये है, मैंने ये इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाया है, ये t हम इधर ले आए। ठीक है, अब किसी एक बॉडी है, वो जा रही है, 2 बॉडीज पड़ी हैं, चलो सपोज करो 2 बॉडीज पड़ी हैं, दोनों का मास अलग है। अब हम फोर्स लगाते हैं सेम, उसमें चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा? स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट ऐसे धक्का मारते हैं, जस्ट टच करते हैं उसको, जैसे स्ट्राइकर कैरम बोर्ड का, तो फोर्स लगती है बहुत कम टाइम के लिए, तो वो इम्पल्स होता है उसके। ठीक है, अगर ऐसा इम्पल्स हम किसी हल्की बॉडी में देंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर भारी में देंगे तो वेलोसिटी उसकी कम होगी। ठीक है, ये तो इम्पल्स हो गया। लेकिन इसका हमारी प्रैक्टिकल जो है उसमें, प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी काम आता है इम्पल्स। आपने देखा होगा ये इम्पल्स कैसे काम करता है। अब क्रिकेटर है, क्रिकेटर जो बॉल कैच करता है, अगर वो ऐसे करता है, यहाँ से लेके ऐसे हाथ लेके जाता है, ऐसे करता है, तो वो टेक्निक है। अगर वो ऐसे करेगा तो उसके हाथ पे चोट बहुत लगेगी, वो अगर ऐसे करेगा तो उसको वो आराम से कर लेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न समझो, ये कि एक क्रिकेटर है, हाथ को पीछे क्यों लेके जाता है, जबकि ऐसे क्यों नहीं बॉल को पकड़ता, और वो स्टाइल नहीं में कोई दिखाता अपना, कोई वो नहीं कर रहा, स्टंटबाजी नहीं कर रहा, उसमें एक टेक्निक है ताकि उसके हाथ में चोट कम लगे। वो कैसे कम लगती है? अगर हमने ये देखो, वो इस चीज के कारण करता है सारा कुछ, इस
अगर हमारा जो क्रिकेटर है उसको ऐसे ही पकड़ेगा तो ये टी जो है बहुत कम हो जाएगा। जब ये न्यूमरेटर बहुत कम होगा तो जो फोर्स है बढ़ जाएगी टोटल, क्योंकि ये इनवर्स है ना, अगर टी कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी। अगर उसने टी बढ़ा लिया तो उतनी फोर्स कम होती जाएगी। एकदम से स्टॉप नहीं करता, एक उसको टाइम देता है ताकि बॉल स्टॉप लगे और स्टॉप होने में टाइम लगाए और टी थोड़ा सा इंक्रीज हो। इंपल्स जो है, इंपल्स में वो उसके कारण ना हो, एक टी की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए ऐसा करता है। इसी तरह अगर आप देखो हार्ड फ्लोर पे जंप करते हो तो चोट लगती है। क्यों चोट लगती है? जब आप हार्ड फ्लोर पे जंप करोगे टी बहुत छोटा होगा और चेंज इन मोमेंटम एकदम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम, ये जो है फोर्स जो है वो ज्यादा होगी, तभी चोट लगती है। अगर आप एक मड वाले फ्लोर पे, जैसे मिट्टी है उसमें खुदाई होती है, जैसे वो कुश्ती का दंगल होता है उसमें जहाँ वो बनाते हैं ग्राउंड होता है उसको खोद के बनाते हैं, तो उस पर जब जो पहलवान गिरता है उसको चोट नहीं लगती। उसका कारण क्या है? जब वो गिरता है तो जब वो ग्राउंड का जो रिएक्शन आता है उस पर उसको टाइम लगता है, क्योंकि पहले जो मिट्टी सॉफ्ट होती है वो नीचे दबती है, तब जाके ग्राउंड से ऊपर नॉर्मल रिएक्शन उसको मिलता है। तो जो उसमें टाइम लग जाता है तो वो सॉफ्ट होती है। जैसे आप एक पक्के फ्लोर पे जंप करो और सोफा के ऊपर करो, जब सोफा के ऊपर करते हो तो आप नीचे धीरे धीरे जाते हो, तब तक वो आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है और फोर्स कम हो जाती है। ये इंपल्स की जो है आपके जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। दिस इज इंपल्स। अब आ जाएगा इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकंड लॉ हमने कर लिया था, अब थर्ड लॉ करते हैं। थर्ड लॉ जो है वो क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कह रहा है आपकी बुक में? सिंपल लैंग्वेज, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलो यही डेफिनेशन लिख देते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन के ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है। अगर मैंने यहां से सामने कोई चीज मारी, दीवार, ऑपोजिट उसी, जैसे मैंने चौक इधर मारूंगा, अगर स्लो मारूंगा तो स्लो वापस आएगा, अगर फास्ट मारूंगा तो फास्ट आएगा, उसी हिसाब से आएगा। यानी कि जितनी फोर्स मैं लगाऊंगा उतनी फोर्स मेरे पास वापस आएगी। मैं आपकी बुक की लैंग्वेज लिख रहा हूं ताकि मैं जानबूझ के ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं बुक वाली, क्योंकि आपको समझाने के लिए ये क्यों लिखा हुआ है सारा कुछ। इसने लिखा है F12, ये नोटेशंस +1 में भी आपको काम आएंगी फिजिक्स में। और ये माइनस लिखा हुआ वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन दी है। ये फोर्स कर रहा है, ये फोर्स ऑन बॉडी 1/2, ये ऑन है, ये शो कर रहा है जिस पे एक्शन हो रहा है, ये शो कर रहा है बाय, ये भी ऑन है, ये भी बाय। अगर सामने मेरे बॉडी 1 है, मैंने इसको किया, ये फोर्स इसने लगाई, F12, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, यानी कि इसने जो शो किया, ये वेक्टर साइन सेम रहता है। अगर चेंज इन डायरेक्शन शो करनी होती है तो हम माइनस साइन, माइनस मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये फोर्स इधर लग रही है तो इधर लगेगी, अगर मैं यो सामने खड़ा हूं, मैं इधर लगाई तो ये F12 है, तो जो दीवार लगाएगी उल्टी डायरेक्शन में आएगी तो वो माइनस लगाएंगे, तो ये है F2 मींस मेरे द्वारा दीवार पे, इक्वल्स टू माइनस मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में दीवार बाई 1 इज वॉल ऑन दिस वन
टुवर्ड्स मी, ठीक है ना। बॉडी टू क्या है, अगर चौक है तो चौक इज बॉडी 2, वॉल इज बॉडी 1, चौक इज बॉडी 2, वॉल इज बॉडी 1, और 1 क्या है, वॉल। अब इसने वॉल ने चौक पे जो फोर्स लगाई ऑपोजिट डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, माइनस, तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इतना ही है आपके, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है फोर्स के यूनिट है। ये फोर्स के जो यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसको ध्यान से आप समझना। 3 तरह के यूनिट हैं, इसमें हम यूज ज्यादातर करते हैं एमकेएस यूनिट मींस ग्रेविटेशनल यूनिट और एसआई यूनिट। इसके हमें जैसे कि पता है सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम और एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है। 2 तो ये हो गए, एक एमकेएस होता है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल यूनिट होते हैं, वो इसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स में, हमें चेंज करने पड़ता है। वो चेंज एक फैक्टर होता है, किससे मल्टीप्लाई करना वो समझ लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन ये यूनिट अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यूनिट जो है फोर्स के कैसे आपने करनी है, देखिए सबसे पहले सीजीएस जो है, सीजीएस यूनिट्स क्या है आपके, सीजीएस यूनिट है फोर्स का डाइन। सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। और डाइन क्या है चीज है, एक मिनट, ठीक है, डाइन। अब हमें पता है F इक्वल्स टू एम है, तो वन डाइन ऑफ फोर्स, 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया 1 डाइन। 1 डाइन इज ए फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए मास 1 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लेना बुक से। 1 डाइन इज अ फोर्स विच व्हेन अप्लाइड upon a mass of 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter per second square, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, इसको ये फोर्स का न्यूटन, ये क्या है न्यूटन, और या इसको एन से करते हैं, 1 न्यूटन equals to 1 kg into 1 meter per second square. 1 Newton is a force, 1 Newton is a force which when applied on a mass of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ये आपके एमसीक्यूज में लिखी होगी और काम आ जाएगी। अब 1 न्यूटन और डाइन का एक रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो आप। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन, ये याद रखना है। हम इसको कर भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर 1 न्यूटन, इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम अगर चेंज करते हैं, इसको 1000 ग्राम में कर दो इंटू 100 मीटर सेंटीमीटर में कर दो, ठीक है। सेकंड तो ये सेम ही रहेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन, 1325 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। इसकी डेरिवेशन है, वैसे मैंने चलो करवा दी आपको।
ये याद रखना आपको ज़रूरी है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम। अब जो नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, इसको करते हैं। चलो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ये कैसे करेंगे, ये क्या चीज है? अब द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास m एट ए प्लेस वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। चलो ये लिखते हैं, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी on a body of mass m, ठीक है, is placed at a where acceleration due to gravity is g is given by F equals to mg। ये फोर्स होगी। किया क्या हमने, सिंपली A को रिप्लेस कर दिया G से, ठीक है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली ये फोर्स के क्या बनेंगे, 1 kg इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो 1 के, अब इसके जो यूनिट होंगे क्या होंगे, MKS यूनिट। देखो MKS सिस्टम, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज kgf इन मीटर किलोग्राम सिस्टम। MKS सिस्टम, द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होंगे, किलोग्राम फोर्स, kgf, ये याद रखने हैं, kgf। अब 1 kgf किसके बराबर होता है, चलो देखते हैं। 1 kgf इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 1 किलोग्राम मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये आ गया। अब क्या आ गया इसका, 1 kg। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है क्या होगा, ये मास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू हम g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या हम अप्रोक्सीमेटली ये 10 ले लेते हैं, ठीक है। हमें दिया होता है, ये क्वेश्चन में हमें दिया होता है जब हम सॉल्व करेंगे। अब क्या आ जाएगा, ये 9.8 लेंगे तो ये न्यूटन, 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ये हमें याद रखना है, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में हम इसको यूज करेंगे, एक तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो CGS सिस्टम में क्या होंगे, CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होंगे, इन CGS सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होंगे, वो किलोग्राम फोर्स है, ये आ जाएगी ग्राम फोर्स। ये क्या आ जाएगा हमारा, ग्राम फोर्स, GF।
ठीक है, तो इसका 1 GF क्या होगा, सेम उसी तरह करते हैं, 1 GF इक्वल्स टू 1 ग्राम मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको जो CGS में जो G की वैल्यू होती है वो होती है इन CGS सिस्टम G इक्वल्स टू, इन CGS G इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही हमने वैल्यू इसमें लगा देनी है, 1 इंटू 980, तो 1 GF इक्वल्स टू 989। ये हमारे आगे यूनिट। अब ये यूनिट हो गए हमारे। ये कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट ये कैसे होगा, अगर तो हमें G की वैल्यू 9.8 दी है तो फिर तो हम 9.8 न्यूटन के बराबर लेंगे ये 1 किलोग्राम फोर्स न्यूमेरिकल्स में। अगर नहीं दी तो हमें पता है हम उसकी वैल्यू G की 10 लेते हैं तो ये 10 न्यूटन ले लेंगे, ठीक है। डाइन हमारा कम यूज होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम न्यूमेरिकल्स